हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस सेशन के थ्रू हम कंटिन्यू करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग, और इस सेशन के थ्रू आज जो टॉपिक हम समझेंगे वो है स्पान ऑफ मैनेजमेंट। कई बार स्पान ऑफ मैनेजमेंट को स्पान ऑफ कंट्रोल भी बोला जाता है, या कई बार सिंपली कंट्रोल बोल दिया जाता है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी टर्म होगा तो आप उसका सेम मीनिंग इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या है और भी उनसे को रिलेटेड उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं लास्ट में आपको साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स को आफ्टर वीडियो सेशन जो स्क्रीन रेफर करनी होगी वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बहुत ही ले लैंग्वेज में कनेक्ट करना चाहूँगी, समझाना चाहूँगी ताकि कॉन्सेप्ट परमानेंटली सेटल हो जाए माइंड में। स्पैन स्पैन मैंने कितना बड़ा स्पैन होना चाहिए। ठीक है, सपोज करिए ये एक है, उसके अंदर में आपने 1 2 3 यानी एक इंडिविजुअल कितने लोग को मैनेज कर पा रहे हैं, 3 लोग को मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि एक सुपीरियर के अंदर में कितने लोग हैं, कितना स्पैन है, क्षमता कितनी है उसके अंदर, उसके अंदर कितना स्पैन है, उसके अंदर कितनी ताकत है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कितनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकली बैलेंसिंग स्टेबिलिटी है, उसके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल है, XYZ फैक्टर्स। तो स्पैन क्या होता है, मैनेजर के व्यू पॉइंट में देखते हैं कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। केवल मैनेजर को वैसे नहीं देखते हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों का इक्वली रोल होता है, बट स्पैन में ये नोटिस किया जाता है कि एक मैनेजर कितने लोगों को देख रेख करेगा, यानी कि उसकी स्पैनिंग कैपेसिटी, उसके स्पैनिंग, ठीक है, खिंचाव की कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी रखती हूँ, उसके बाद हम इसको जब समझेंगे तो आप उस पर वर्क करिएगा कि डिसाइडिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट द होल सोली इज डिपेंड ओनली ऑन द मैनेजर दैट इज अ सुपीरियर। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस और नो, एक्सप्लेन द सेम। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट का जो कमांड है ना आपके माइंड में सेट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ, इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, और सिंपली द कंट्रोल दैट मीन्स द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी जो जूनियर लेवल में है, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स who are working under one manager, the number of subordinate, the number of juniors। ठीक है, तो आपके ओटी के लैंग्वेज में हम सबॉर्डिनेट्स प्रेफर करते हैं, तो आपको भी सबॉर्डिनेट्स बोलना है। तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स वर्किंग अंडर वन मैनेजर, उस पर्टिकुलर वन मैनेजर का स्पैन देखना है कि कितना रखना है, कितना नहीं। स्पैन ऑफ मैनेजिंग या मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कि एक जो मैनेजर है वो कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल में रखता है, कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर पाता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट द सुपीरियर और द मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, उसका देख रेख कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑथर की डिफिनीशन है, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और एंड में डोंट वरी आई शेयर द स्क्रीन, और आपको मन होगा तो आप उसको लिख सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो स्प्रेगल ने बताया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में कि that no single executive should have more people looking to him for guidance। ठीक है, मतलब कि एक से एक कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए जिसके पास बहुत ज्यादा ही लोग इकट्ठे हो चुके हों, ठीक है, ताकि वो उसे गाइड करें, और एंड लीडरशिप देन ही कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू सर्व। ठीक है, तो जितना वो रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू सर्व, वो उतने लोग को ही सर्व करे। ये नहीं कि पूरी भीड़ इकट्ठा कर जाए, कितने लोग को सुपरवाइज करना है, कितने लोग को अपनी लीडरशिप देनी है। ठीक है, दैट शुड बी डिपेंड ऑन हिज रीजनेबिलिटी, हिज एक्सपेक्टेंसी टू सर्व। ठीक है, सो ये स्प्रिगल ने एक डिफिनीशन दी है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, आपको बताया कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट्स टोटली क्या ये मैनेजर या सुपीरियर के बेसिस पे ही डिसीजन होगा, यस और नो, उसको आप एक्सप्लेन करें, सोचेंगे आप। ठीक है, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वेबसाइट पे कई बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेंड करते हैं, आप प्लीज उसको डेफिनेटली रेफर करेंगे। ठीक है, सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और द स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या एग्जैक्ट नहीं बता सकते किसी भी सिचुएशन में। एग्जैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन में सपोज टू बी वो सेम चीज नहीं काम कर पाए। ठीक है, तो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स दैट कैन कंट्रोल द जूनियर्स, सॉरी superior that can take care the subordinates cannot be defined।
ठीक है। सो एग्जैक्ट नंबर जो है एम्प्लॉयज हैं दैट मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन द एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस रेज्ड हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्पान ऑफ मैनेजमेंट या स्पान ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पान जो मैनेजमेंट में इफेक्ट करते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक बेसिक लाइन ऑफ डिफरेंस समझ लेते हैं, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट के, ठीक है, या बेसिस बोल सकते हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट के, या काइंड ऑफ स्पान ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा काइंड आता है स्पान ऑफ मैनेजमेंट वो होता है टॉल। इसको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी और तुरंत समझने के जाना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, बट बात के लिए मत छोड़ना, ठीक है। पहला आता है टॉल, जिसको हम बोलते हैं कई बार वर्टिकल, ठीक है। तो टॉल, ठीक है, जितना टॉल, और इसको हम बोलेंगे वर्टिकल, ठीक, यानी स्पैन क्या है, नैरो है, ठीक है। तो इसको पहले समझेंगे। दूसरा मैं एक बार आपको हाईलाइट करती हूँ, फिर हम इंडिविजुअली डील करेंगे। दूसरा जो होता है हमारा होता है फ्लैट, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल यानी वाइड, ठीक है। तो जब मैंने कहा बोला स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजिंग क्या है कि एक मैनेजर लगभग कितने लोग को लीडरशिप कर पा रहा है, कितने लोग को सुपरवाइज कर पा रहा है। तो जित हॉरिजॉन्टल हुआ तो ज्यादा लोग आ गए ना उसकी हायरार्की में, बहुत ज्यादा लोग आ गए, ठीक। हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, ज्यादा लोग आ गए, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर ज्यादा सबॉर्डिनेट्स, ज्यादा एम्प्लॉय को मैनेज कर पा रहा है। आपको खुद ये प्रैक्टिकली फील करना है कि कैसे ये वाइड है वो कैसे हो रहा है, ये फ्लैट जो है वो कैसे ज्यादा लोग को देख रहा है, और टॉल कैसे कम लोग को देखता है, ठीक है। और मैं इसको भी और आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो उसको समझ के जाना है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉल को, ठीक है। टॉल यानी लंबा, ठीक है, जितनी लंबी आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। यानी कि जो एक मैनेजर, हम मैनेजर के और एम्प्लॉय के भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स में भी बोल सकते हैं, नो वेज, ठीक है। तो आपका जो है टॉल स्ट्रक्चर है, वी कैन से इट वर्टिकल, ठीक है, यानी नैरो स्पैन। नैरो स्पैन मानी मैनेजर जो है अब ये टॉल है, ठीक है। तो जो एक मैनेजर है वो बहुत ही कम लोग को देख पा रहा है, ठीक। तो जब वो कम लोग को देख पा रहा है, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज हैं और 2 सुपरवाइजर हैं, ठीक। अब एक जो सुपरवाइजर है, ठीक है, यानी जो सीनियर है, जो मैनेजर है, वो केवल 2 एम्प्लॉय को देख पा रहा है। सोचिएगा, 2 एम्प्लॉय को देख पा रहा है एक मैनेजर, ठीक। तो अभी 8 लोग बचे, तो फिर नीचे जाएगा, कोई एक मैनेजर बनेगा, उसका एक सुपीरियर बनेगा, उसके नीचे फिर 2 सुपरवाइजर जो जूनियर्स आएंगे। मैं एम्प्लॉय की लैंग्वेज में बोल रही हूँ ताकि आपको बहुत इजी पड़े। फिर से जाते हैं हम अपने डिस्कशन पे। 10 एम्प्लॉयज टू मैनेजर। पहला जो मैनेजर है, ठीक है, एक जो मैनेजर है उसके नीचे 2 एम्प्लॉयज है, वो 2 एम्प्लॉय की देख रेख करता है। अब उसमें से एक एम्प्लॉय को बोल दिया गया कि तुम मैनेजर की रोल प्ले करो और अपने नीचे 2 लोग को रखो, ठीक। तो अभी 2 और 2 4 लोग हो गए मैनेज। अब भी 10 में से 6 लोग बचते हैं, फिर एक के नीचे और 2 लोग आ गए, फिर एक के नीचे और 2 लोग। तो आपको नहीं लग रहा ये टॉल जा रही है सारी चीजें? हाँ, ये टॉल होती जा रही है। यानी कि अब इसको बिल्कुल फील करेंगे, ये वर्टिकल हो रही है और नैरो है। नैरो 2 जन को देख रही है, टॉल हो रही है, वर्टिकल है और नैरो है, ठीक है। यानी कि एक जो मैनेजर है, एक जो सीनियर है, वो केवल बहुत ही लिमिटेड यानी लेस नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज को या सबॉर्डिनेट्स को टेक केयर कर रहा है। समझ में आ गया? अब जब एक मैनेजर के अंदर केवल 2 लोग हैं तो टाइट कंट्रोल होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा ऑन दी एक्टिविटीज जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और लेवल भी बढ़ रहे हैं आपके, है ना, क्योंकि केवल 2 लोग को मैनेज कर रहे हैं तो हायरार्की भी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका जो ये स्पैन है बहुत ही छोटा रहता है। तो अब आप एग्जाम्पल कनेक्ट करें, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, इसको बिल्कुल समझ के जाना है अच्छे से, नहीं समझ में आया तो पूछना, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली फील करोगे थिंग्स को, दैट्स ऑल इन योर हैंड। अब मैंने बोला कि टॉल है, वर्टिकल लाइन हमारी जा रही है, नैरो है। कोई भी एग्जाम में वर्ड यूज हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, बिकॉज समझ के जाना है तुम्हें। इसीलिए पहले बोलती हूँ रट्टाफिकेशन नहीं करनी, पहले समझो, 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको मेमोराइज करना है तो मेमोराइज करो, नहीं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्योंकि लिखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि जो तुमने समझा है उसका एप्लीकेशन कर पाओगे या नहीं। और क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करने से आती है, दैट्स एन आर्ट। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट विच इज कम और एनहेंस विद योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है।
ठीक है। तो अब इसके मेरिट्स बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टॉल स्ट्रक्चर है, वर्टिकल स्ट्रक्चर है, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो देखिए क्लोज सुपरविजन हो रहा है, सबसे बेनिफिट पॉइंट, ठीक है। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का एक्टिविटी बहुत ध्यान से देखी जाएगी, ठीक है। कम्युनिकेशन भी इजी है क्योंकि दो लोग कंट्रोल में हैं, तो आराम से बात हो जाएगी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट में आपस में बहुत अच्छे से बातचीत होना पॉसिबल है, ठीक। उसके बाद प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी, क्यों, टाइट कंट्रोल है, काम को अच्छे से देखा रेखा जा रहा है, तो आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी तो आप एक हायरकी से बढ़ के दूसरी हायरकी में आराम से जा सकते हो, प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। उसके बाद जब प्रमोशन की पॉसिबिलिटी आपकी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके बाद क्या, आपस में पर्सनल रिलेशनशिप बना रहेगा, झंझट के चांसेस कम होंगे, क्यों, क्योंकि कम लोग हैं, 3 लोग हैं केवल, ठीक है। उसके बाद क्योंकि लिमिटेड पीपल है एज कम्पेयर टू दी दैट वाइड वन, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका जो कंट्रोल है वो काफी टाइम है, रिजल्ट काफी इफेक्टिव है। ये तो हमने बहुत सारे एडवांटेजेस निकले, और भी हो सकता है, शेयर विद अस कि आपको क्या लगता है। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन देते हैं उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब डीमेरिट्स देखते हैं, ठीक है। ये टाइट कंट्रोल हो रहा है, ये लंबा सा है, टॉल स्ट्रक्चर एंड नैरो स्पैन, ठीक है। उसके बाद क्या, बहुत ज्यादा लेवल्स बन जाएंगे, तो जब भी बहुत ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे तो आपस में कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट, ठीक। और क्या होगा, बहुत ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। बहुत ज्यादा मैनेजर्स की बढ़ेगी तो कॉस्ट भी ज्यादा हो जाएगा, कंपनी को सबको सैलरी वगैरह देनी पड़ेगी, तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट है और जो यहाँ पे वर्कर है उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा रहेगा, और देर इज वेरी वाइड गैप इन द कम्युनिकेशन फ्लोस, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग भी डिलेज होंगी, कई बार क्या है कि कुछ अर्जेंट मैटर्स आते हैं तो उसमें क्या है, आप इंस्टेंट परफॉर्म करते हो, कई बार आपको जरूरत पड़ती है कि अपने सुपीरियर से डिस्कस करने की, तो वो भी बहुत जो है वाइड स्पैन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, क्रिएटिविटी भी आपकी हैम्पर होती चली जाएगी, जो एम्प्लॉयज है उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिविटी जो इनोवेटिव है वो हैम्पर होगी, क्यों, स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो तो अपने हिसाब से कराएगा, आप जितना आपने क्रिएटिविटी रखनी है वो अपने पॉकेट में रख लो, ठीक। तो यू हैव टू वर्क लाइक दिस, ठीक है। यू हैव टू फील दैट ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और ये है टॉल, वर्टिकल और नैरो स्पैन, एंड व्हाट आई थिंक इज अ एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स और वॉट एवर बी, ठीक है। सो ये आपने समझा कि ये हमारा टॉल स्ट्रक्चर और वर्टिकल और नैरो स्पैन। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है, यानी कि आपका जो फ्लैट स्ट्रक्चर है, दिस इज अ फ्लैट और दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताई है, अगर आपको नहीं रिकॉल है ट्रिक की, तो वर्टिकल में 2 स्टैंडिंग लाइन बन करके आपका वर्टिकल बन जाते हैं, इसीलिए ये वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल में आपका एक है ना स्लेंटिंग, तो इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल, ऐसे जस्ट आपको मेमोराइज कराने का टेक्निक है, ठीक है। सो फ्लैट स्ट्रक्चर, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, और दी वाइड स्पैन यानी कि बहुत ज्यादा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट है, जबकि लार्जर नंबर ऑफ पीपल को मैनेज कर रहे हैं एक पर्सन, पागल होने की तैयारी है पूरी, ठीक है। सो दिस इज अ जोक सो दैट थिंग्स गेट इनटू अ ब्रेन, ठीक है। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ दी सबॉर्डिनेट, लार्ज नंबर ऑफ दी एम्प्लॉयज होंगे, ठीक। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लैट है। अब फ्लैट होने की वजह से अब वही 10 एम्प्लॉय हैं सपोज, ठीक है। 10 एम्प्लॉयज में ये जो सीनियर है, ये जो मैनेजर है, ये 5 लोगों को टेक केयर कर रहा है, 5 लोग को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो अब कितने बचे, नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट 5 केवल 2 हायरकी, यानी कि हमारी लेवल जो हायरकीज है, जो नंबर ऑफ हायरकीज हैं वो भी रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती है, और हमारे जो चेन है वो भी शॉर्टन हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अब इसके भी मेरिट्स डिमेरिट्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है, जिसको हम फ्लैट भी बोलते हैं और वाइड भी बोलते हैं। तो एडवांटेज क्या है, मैनेजर कम लगेंगे, खर्चा बचेगा। दूसरा, डिसीजन मेकिंग अगर आप देखें तो इनके हाथ में है, डिसेंट्रलाइज्ड है डिसीजन मेकिंग, तो अब आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर डेलीगेशन दिखेगा हमें, अथॉरिटी, ऑटोनॉमी, आज़ादी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब उनको तो काम देना पड़ेगा, काम दे देंगे उनको और अपना मेन एरिया पे फोकस कर पाएंगे, ठीक है। लेवल्स कम है तो कम्युनिकेशन इजी फ्लो करेगी, ठीक है। और उसके बाद क्या, इनोवेटिव, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल ही नहीं है, तो इनोवेटिव का चांसेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मैरिट्स। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, देखिए अब ये डीमेरिट्स क्या, अब सुपीरियर जो है वो क्लोजली सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है, अपने कंज्यूमर उसकी एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को, तो वहां पे काम जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज में डिफिकल्टी फिर भी अराइज हो सकती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं अब, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो सबॉर्डिनेट हैं, जो काम कर रहे हैं वो स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है, क्यों,
अगर वो स्किल्ड नहीं हुए तो एक्टिविटीज हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ही नहीं रह गया ना। तो सबॉर्डिनेट नीड टू बी ट्रेन्ड, दे नीड टू बी एक्सपर्टाइज्ड, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, कई बार जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा बॉस के अंडर में आ जाते। सपोज ये फाइनेंस की टीम है, इसमें 5 लोग हैं, ये एचआर की टीम है, इसमें 5 लोग हैं, तो ये जो वर्कर है कई बार होता है वो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, वो इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है, अब 5 लोग हैं और कई बार क्या होता है कि ये इनको अपने सुपीरियर को पहुंच ही नहीं पाते, उनसे बात ही नहीं कर पाते, तो क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपके माइंड में बिल्कुल ये जो नैरो, तो आपने देखा ना ये जो फ्लैट है ये किस वजह से बना, आपने डिसेंट्रलाइजेशन रखा सारी चीजों का, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव्ड हो जाती है तो भी हम वाइड स्पैन को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। या ऑर्गेनाइजेशन बहुत बिग है तो भी वाइड स्पैन प्रेफर करती है वो ऑर्गेनाइजेशन, या लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है तो भी, और भी एन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने ये देखा टॉल और हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो है सिस्टम, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, उसको समझा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को समझा, अब उसके फीचर्स वगैरह, अब और भी चीजें लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम इसको जाके समझेंगे क्योंकि आपने अभी टॉल और आपने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों को समझ लिया, अब आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, और आई एम वेरी श्योर अगर आप इस सेशन को ध्यान से सुन रहे हैं तो ये आपके माइंड में परमानेंटली सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डिसीजन पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। पहला कि मैनेजर की क्या कॉम्पिटेंसी है, उसके फिजिकल और साइकोलॉजिकली क्या उसकी स्टैमिना है, कितना जल्दी वो फिटेक हो जाता है, कितना जल्दी उसे एंगर आ जाता है, ठीक है। तो मैनेजर की एबिलिटी और उसकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो मैनेजर की जो है वो कॉम्पिटेंट है, ठीक है, तो सबको बहुत मैनेज करने में बहुत स्मार्ट है, तो वाइड स्पैन, ठीक है। तो अब आपको वाइड और नैरो भी क्लियर है, या टॉल हॉरिजॉन्टल जो भी, तो एग्जाम में ना अब ऐसे क्वेश्चन उठेगा। अब आप सुनिएगा क्वेश्चन कि आपने केस दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक्स इज अ मैनेजर और ये वो उनके अंदर ये फीचर्स है, इनके कैपेबिलिटी, व्हाट यू सजेस्ट, यू शुड ऑप्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑप्ट फॉर द नैरो स्पैन और द वाइड स्पैन। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझ लो कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, दैट शुड बी इन योर कंट्रोल, द क्वेश्चन शुड बी इन योर कंट्रोल, और उसकी प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा, कमांड, आपकी क्रिएटिविटी निखर के आएगी, ठीक है। इसलिए ट्राई टू वर्क ऑन दिस। अगर कोई भी प्रिपरेशन है उसकी अगर ईमानदारी से करनी है प्रिपरेशन, तो पूरी 100% तक ईमानदारी देनी है, ये नहीं कि 99% तक ईमानदारी दिखाई, 1% कॉम्प्रोमाइज के, वो जो 1% छोड़ दोगे ना वही मात खा जाओगे, इसलिए डू 100%, ठीक है। तो मैनेजर की कॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, सबॉर्डिनेट, आप कह सके सबॉर्डिनेट अगर आपको कम जरूरत पड़ती हो मदद की, बहुत स्मार्ट हो, स्किल हो, टैलेंटेड हो, तो स्पैन क्या होगा, वाइड हो सकता है। क्यों, क्योंकि उससे ज्यादा टाइट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, जो स्किल है उसके पास अपना खुद का टैलेंट है, तो ये आपका ब्रेन अब खुद आंसर करना चाहिए कब वाइड की जरूरत हो रही है, कब नैरो, ठीक है। तो आप जब भी आंसर लिखो तो पहले क्या है, कॉम्पिटेंस ऑफ द सबॉर्डिनेट में कॉम्पिटेंस क्या होते हैं, और वाइड और नैरो क्या ऑप्ट आउट करना चाहिए किस सिचुएशन में, डिपेंड्स आपके क्वेश्चन में मार्क्स कितने का है, उस हिसाब से आप अपने आंसर को लेंथी करते जाएंगे, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉय कैसे पर वर्क परफॉर्म कर रहा है, अगर सिमिलर नेचर का है और रिपीटेटिव नेचर का है तो उस तरीके से हम डिसीजन करेंगे, क्यों क्या होगा, अगर सिमिलर नेचर का है तो रिपीटेटिव, सोचिए क्या होगा, यस अगर सिमिलर नेचर का वर्क है और रिपीटेटिव नेचर का है तो आप लार्ज लोग को सुपरवाइज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारे लोग एक जैसा काम करें, तो देयर इज अ वाइड स्पैन, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। नॉन रिपीटेटिव हो, बहुत ही चैलेंजिंग हो, तो इट्स एडवाइजेबल टू हैव अ नैरो स्पैन, यानी डायनेमिक एनवायरनमेंट हो तो नैरो स्पैन, ठीक है। स्टेबिलिटी हो तो वाइड स्पैन, ठीक है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, कितना सेंट्रलाइजेशन है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन है, अगर डिसीजन मेकिंग क्या है, अगर बहुत ज्यादा आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है, सबको, तो क्या आएगा, सोचिए, वाइड स्पैन, यस आपने डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया, आपने डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, तो अब आपको टाइट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो देयर कैन बी अ वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजिंग और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक। और क्या हो सकता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स
आपने किसी को कोई अथॉरिटी काम करने की नहीं दी है, ठीक है? आपने उसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट रख करके रखा है कि किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं, ठीक है? तो मैनेजर उस केस में ज़्यादा लोग को नहीं सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है? सो इन दैट केस इट विल बी नैरो, ठीक है? एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ द वाइट स्पैन, ठीक है? और फाइनेंशियल फैक्टर्स तुरंत दिमाग लगा लो, जहाँ ज़्यादा खर्चे के मूड में हो तो नैरो, जहाँ कम खर्चे के मूड में हो तो वाइट, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट तो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है? तो ये सारे जो थे हमारे फैक्टर्स थे कि क्या फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट की। क्या केवल यही फैक्टर्स हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपने आंसर राइटिंग में कि और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो अगर हम कंक्लूड करने की बात करें तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को स्पैन ऑफ कंट्रोल या सिंपली कंट्रोल भी बोला जाता है, और ये फिक्स नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो टॉल और फ्लैट जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन दोनों के अपने खुद के पॉजिटिव एंड निगेटिव फीचर्स हैं। एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ द सबॉर्डिनेट्स किस ऑर्गेनाइजेशन और किस सिचुएशन में सेटल डाउन होंगे, इट्स वेरी हार्ड टू कन्वे, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स, ठीक है? और मैनेजर को यही इफेक्टिवली मैनेज करना होता है, ठीक है? और एक तरीके से देखा जाए तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो सिचुएशनल है, डिपेंड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और भी बाकी अदर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? कुछ स्टडीज, जैसे हम रिसर्च पेपर की बात करें तो कुछ स्टडीज जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर को प्रेफर कराती है, क्योंकि कहती है कि फ्लैट स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है, लेस कंट्रोल होता है टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है? इनिशिएटिव जो है, आपको क्रिएटिविटी का मौका मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट खुद को फील करते हो, ठीक है? लेकिन अगर हम अदर स्टडीज की बात करें तो वो बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर अच्छा है। क्यों टॉल स्ट्रक्चर? क्योंकि वो बेटर रिजल्ट देता है। क्यों? क्योंकि लेस नंबर हैं, मेंबर्स हैं ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो ओपिनियन अगर कोई आता है तो तुरंत कंसेंसस मिलेगा, यानी सबका एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है? तो कंसेंसस मिलेगा सबका ओपिनियन पे, ठीक है? इवैल्यूएशन बहुत ही जो है पॉसिबल है, ठीक है? और ग्रुप की कोहेसिवनेस बहुत ज्यादा हाई दिखती है, कमिटमेंट भी हाई दिखती है, ठीक है? और मेंबर भी खुद को वहां पे सेटिस्फाइड देखते हैं, ठीक है, विद द डिसीजन। कॉन्फ्लिक्ट बहुत रिड्यूस हो जाता है, झंझट नहीं रहता। तो हर स्टडीज के अपने हैं अपने प्रॉन्स कॉन्स, और दोनों ही स्ट्रक्चर के अपने रिस्पेक्टिव प्रॉन्स कॉन्स हैं, बट यू हैव टू बी राइट अ बैलेंस्ड आंसर इन केस ऑफ बोथ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इसीलिए यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, ठीक है? सो आई एम कनेक्टिंग यू विद द स्क्रीन, ठीक है, ताकि जिन स्टूडेंट्स को आफ्टर सेशन के बाद जो स्क्रीन की नीड थी, दे कैन रिफर विद द स्क्रीन, एंड I'll suggest you to go with the PDF or hard copy which is comfortable with you. So here is the screen, ठीक है? तो ये हो गया आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ओके? ये डिफिनीशन जो मैंने आपको उसमें कल की दी, देयर इज नो नेसेसिटी टू मेमोराइज दैट। ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं दे ज़्यादा। quotation what I found it from the research papers, and I prefer to share with you the exact research papers, ठीक है? It's a kind of compilation for you at one place to give you the best outcome on the least timing, ठीक है? इसको रीड कर लेंगे प्लीज, वीडियो को पॉज करके, जस्ट गो वंस एंड रीड इट, ठीक है? ये हो गया आपका नेचर ऑफ वर्क। आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर आंसर राइटिंग। ये आपके जस्ट सपोर्ट के लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो रिक्वेस्ट की थी बिकॉज ऑफ कोविड, दे वांट अ सपोर्ट because they are facing to get the hard copy, or they don't want to take risk to get the hard copy, तो ये उन बच्चों के सपोर्ट के लिए है, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट तो आई रियली श्योर कि आपके माइंड में बिल्कुल 100% सेट हो गया होगा। स्टिल इफ यू फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज, जस्ट टॉक टू अस, ठीक है? तो एग्जाम में कोई भी नाम ले लिया जाता है, उनसे वरीड नहीं होंगे। एंड नाउ आई थिंक यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट कि किसी भी नाम से आ जाए, हम तो रुकेंगे नहीं, ठीक है? So this is all about with this today's session of this span of control or the span of management, ठीक है? So I hope the concept is clear and even commanded in your brain, it reaches to the soul.
please revise within 24 hours. It's my humble request. If you really want to succeed in your exam, अगर आपको क्वालिफाई करना है, so मेरी रिसर्च वर्क, बिकॉज मैं आपको कोई भी चैप्टर कराती हूँ या चैप्टर के बाद कोई टॉपिक भी लेती हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, है ना। तो रीजन के बाद रिसर्च वर्क है, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग period I gave on the research work with many students, with many scholars, many professors also. So उसको follow करेंगे, and so I request you 24 hours के अंदर एक बार वीडियो को क्विक स्पीड में करके उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। So in case of any doubt, feel free to ask. So take care. See you in the next session with the new topic. Till then, bye bye.